हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए जाके। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा अपना बैच के बारे में। बैच कौन सा चल रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। बैच चल रहा है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का चल रहा है। सस्ता कौन सा है? 23 और 25 का है। बैच का नाम क्या है? टारगेट फ्री बैच 90%। टारगेट फ्री बैच 90%। ये चैनल पर चल रहा है, अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। किस पे चल रहा है? टारगेट एग्जाम ओनली पर। इसकी टाइमिंग क्या है? सबसे पहले टाइमिंग देख लेते हैं। टाइमिंग आपको पता ही होगी। टाइमिंग क्या है? सुबह जो 10 बजे साइंस क्लास होती थी वो कंप्लीट हो गई, अब हो रही है प्रैक्टिस में, ठीक है। सुबह ही आपको 11 बजे आपको मिल रही है इंग्लिश क्लास। शाम को 4 बजे आप हमसे जुड़ते ही हो भारतीय प्रारंभिक शिक्षा की शिक्षा और भारतीय वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। और शाम को 5 ही बजे हो रही है क्लास प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। और शाम को 6 बजे एक नई क्लास स्टार्ट हुई है हिंदी की, 6 बजे, ठीक। और शाम 9 बजे मैथ की क्लास हो रही है जिसमें मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और उसमें भी प्रैक्टिस हो रही है। प्ले लिस्ट बनी है, सबकी प्ले लिस्ट बनी है और आपने वो नहीं देखी है तो चैनल पर जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास हो गई हैं 5, ठीक है। वो क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए जाके। आज क्लास अपनी स्टार्ट होगी 6। आज क्लास नंबर 6 स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसलिए पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो जरूर देखी जाए जिससे आपको इसका लाभ मिल सके। आज हम पढ़ रहे होंगे आधुनिक शिक्षा। आज हम पढ़ रहे होंगे आधुनिक शिक्षा। कल हमने क्या पढ़ी थी? कल हमने पढ़ा था मध्यकालीन शिक्षा, उससे पहले प्राचीन शिक्षा पढ़ चुके हैं, ठीक है। उससे पहले प्राचीन शिक्षा पढ़ चुके हैं। वो क्लासें आपने नहीं देखी तो जरूर देखी जाएगी। प्ले लिस्ट बनी है, ठीक है। प्ले लिस्ट बनी है, देख लेते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी क्या है? आज की क्लास देख लेते हैं। आज हम पढ़ रहे होंगे आधुनिक शिक्षा का अर्थ क्या है। सबसे पहले पढ़ रहे हैं आधुनिक शिक्षा, ठीक। आधुनिक शिक्षा का अर्थ क्या है, आधुनिक शिक्षा के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं आधुनिक शिक्षा के बारे में, देखते हैं भैया थोड़ा इसके ऊपर से बात कर लेते हैं। आधुनिक शिक्षा का मकसद था छात्रों को सीखने का अनुभव देकर उन्हें आज के कार्य बल के लिए तैयार करना, ठीक। शिक्षा का मतलब था, मतलब आधुनिक शिक्षा का मतलब था छात्रों को सीखने का अनुभव देकर उन्हें आज मतलब जो वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में तैयार करना, उसके लिए तैयार करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या? आधुनिक शिक्षा का तात्पर्य ज्ञान प्रदान करने और सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, वीडियो प्लेटफॉर्म जैसी तकनीकी का उपयोग किया जाए। मतलब आधुनिक शिक्षा में जैसे मोबाइल से अकॉर्डिंग, मोबाइल के अनुसार एप्लीकेशन, वीडियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा दी जा सके, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कई लाभ हैं, जिनमें से अधिकांश नवाचार, अनुशासन अनुशासन प्रौद्योगिकी परिणाम है, ठीक। इसका लाभ क्या क्या है? जैसे अनुशासन में बच्चा सीख सकता, अनुशासन रह सकता है, अनुशासन इससे सीख सकता है, ठीक है। तौर तरीके से, अनुशासन मतलब होता है तौर तरीके, ठीक। अनुशासन मतलब होता है तौर तरीके। तो ये आधुनिक शिक्षा का वो था, आधुनिक शिक्षा का महत्व था, ठीक। ये इसका आप ले लो एक स्क्रीनशॉट, इसका ले लो एक स्क्रीनशॉट आप, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आधुनिक शिक्षा की कुछ खास बातें। आधुनिक शिक्षा की कुछ खास बातें क्या है? आधुनिक शिक्षा की खास बातें क्या है हमारी? आधुनिक शिक्षा में विज्ञान और तकनीकी का इस्तेमाल होता है, ठीक है बात। आधुनिक शिक्षा में विज्ञान और तकनीकी का उपयोग होता है, इस्तेमाल है, उपयोग होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? आधुनिक शिक्षा में तकनीकी की मदद से विद्यार्थी को बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। आधुनिक शिक्षा में तकनीकी की मदद से विद्यार्थी को बेहतर और तरीके से सिखाया जा या समझाया जा सकता है। जैसे जैसे आपको कोई विद्यार्थी है जो कम सुनता है, ठीक है, कम सुनता है या कम देखता है, उसे आप तकनीकी माध्यम से, जैसे आप ईयरफोन वगैरह लाउड स्पीकर से, मतलब उसके वॉल्यूम से, स्मार्टफोन से उसे आप सिखा सकते हो। ये तकनीकी है, बेहतर तकनीकी तरीके से समझाया जा सकता है, ठीक है। पॉइंट तीसरा का आधुनिक शिक्षा के लिए ऑनलाइन शिक्षा, शैक्षिक सॉफ्टवेयर का साधन वगैरह इस्तेमाल किया जा सकता है। वही तरीका है। तो नीचे बढ़े, आगे बढ़े। आधुनिक शिक्षा में विद्यार्थी किसी भी विषय को आसानी से समझ सकता है। बिल्कुल सही बात है। आधुनिक शिक्षा में विद्यार्थी किसी भी विषय को आसानी से समझ सकता है, मतलब इतने आपके पास ऑप्शन है तो किसी न किसी से आप समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, आधुनिक शिक्षा में विद्यार्थी समय के मुताबिक शिक्षा ले सकते हैं। बिल्कुल बात। आधुनिक शिक्षा में विद्यार्थी समय के मुताबिक शिक्षा ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक शिक्षा से विद्यार्थी किसी भी भाषा को आसानी से अनुवाद करके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप तो इतने इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म चले हैं, वहाँ से आप
इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, हिंदी का अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लो, ये सब प्रोसेस होती है। और आधुनिक शिक्षा में विद्यार्थी को वास्तविक जीवन की स्थिति के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके फॉन्ट थे, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। यहाँ से पूछे जाते हैं कुछ आधुनिक शिक्षा के, पूछे जाते हैं फॉन्ट, यहाँ से ले लो आप स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य सीखेंगे, उद्देश्य क्या है। आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का विस्तार करना, मेन उद्देश्य क्या, ज्ञान का विस्तार करना, नए ज्ञान के लिए इच्छा जागृत करना, व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करना और देश को आधुनिकीकरण करना। ठीक, आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य है ज्ञान का विस्तार करना, मेन उद्देश्य क्या है, ज्ञान का विस्तार, ज्ञान का क्या है, विस्तार करना, मेन उद्देश्य का ज्ञान का विस्तार करना। मेन की पॉइंट इसका क्या है, मतलब मेन मकसद क्या है, ज्ञान का विस्तार करना। ठीक है, जैसे प्रोत्साहित करना, सामाजिक है, राष्ट्रीय एकता का विकास करना, ये सब कुछ आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, ले लो इसका, ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। ये आधुनिक शिक्षा से आप समझते क्या है, 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में ये पूछा जाता है। आधुनिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, लिखने को आ जाए आधुनिक शिक्षा से क्या समझते हैं, तो लिख देते हैं सरल शब्दों में कह सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को सीखने के अनुभव प्रदान करके उन्हें आज के कार्यबल को की वास्तविकताओं के लिए तैयार करना होता है। बिल्कुल सही बात। आधुनिक शिक्षा विशेषताओं की उसे उपभोक्ता अनुभव को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है जो विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में प्राप्त करते हैं। ठीक, आधुनिक शिक्षा के जनक कौन से हैं, जॉन एमोस कोमेनियस। ठीक, ये इनके जनक है, मेन पॉइंट ये जनक है, एमोस कोमेनियस, ये इनके जनक है, आधुनिक शिक्षा के जनक है। ठीक, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। मेन मकसद क्या था इनका, ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। ये 2 नंबर में पूछा जाता है, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, मेन मकसद क्या है तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक शिक्षा, वही पॉइंट चल रहे हैं अभी। आधुनिक शिक्षा कई भाषाओं में है, कई प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने हर प्रकार के क्वेश्चन हर तरीके से रखे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो, 2 नंबर आपके पक्के हो जाए, 2 नंबर पक्के हो जाए। ठीक, 2 नंबर पक्के हो जाए, ये क्लास खोली तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाए। आधुनिक शिक्षा सर्वप्रथम ईसाई मसीही स्कूलों खोलकर शिक्षा में आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात किया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने महारानी के आज्ञापत्र से राजतौर कोलकाता, कानपुर, मदरसा, बम्बई विद्यालय खोलकर निर्धन वर्ग के निःशुल्क शिक्षा का प्रदान शिक्षा दी गई थी। ठीक, इसमें क्या था, मेन मकसद है कि ईसाइयों मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने घोषणा पत्र दिया था कोलकाता, कानपुर, मद्रास, मुंबई, इसमें जो निर्धन जो गरीब वर्ग के बच्चे थे उनके लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाए, इनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए। ठीक है, तो ये इनका मकसद था। नेक्स्ट इसकी इन्हें भी जान लो, मेन बातें क्या आती हैं इनकी। वार्नी हेस्टिंग ने कोलकाता में मद्रास तथा लॉर्ड वेलीजेली ने पोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना कराई थी। ये बात सही है, ये पूछा जाता है। चार्ल्स ग्रंट ने आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है, चार्ल्स ग्रंट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है आपसे, तो ये आप याद रखेंगे कि इनके पहली विचारधारा के समर्थक कौन थे, मैकाले थे। ठीक है, जो मैकाले मनरो थे, बेंटिंग थे, ये इनके समर्थक थे। ठीक, कौन थे, ये समर्थक थे, ये सब समर्थक थे, तो ये पॉइंट भूल जाते हैं। ठीक है, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। आप पढ़ेंगे 1853 और 1813 के आज्ञापत्र, 1813 के आज्ञापत्र शैक्षिक विकास का नवीन शिक्षा दिशा की इसकी मुख्य बातें पढ़ देते हैं। ठीक है, इसका कहता है भारतीय साहित्य का विकास, भारतीय साहित्य एवं विज्ञान की प्रभावित के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए, 1 लाख
रुपए की धनराशि व्यय के लिए निर्धारित की गई थी। 1813 में अज्ञात पत्र के तहत दी गई धनराशि का व्यय 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 है। ठीक, व्यय को लेकर विचारधाराएं सामने आई थी। ठीक, एक पाश्चात्यवादी विचारधारा के अनुसार भारत में यूरोपीय ज्ञान व सभ्यता का प्रचार अंग्रेजी माध्यम से किया जाए। दूसरी पाश्चात्य विचारधारा के अनुसार भारतीय साहित्य में की मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए। बिल्कुल बात, जिस क्षेत्र का बालक हो उसको क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए, क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा में। ठीक, तो ये इसका मेन उद्देश्य था। इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैंने मकसद था ये लिखना था। इसमें 1 लाख, ये मैंने पांच देखो, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए धनराशि व्यय के लिए निर्धारित की गई थी। व्यय के लिए निर्धारित की गई थी 1813 के अज्ञापत्र के तहत ये बात सामने आई थी। ठीक, तो ये इसकी मौखिक बातें हैं, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विचारधाराओं। विचारधाराओं में वाजब विवाद विवाद कहलाता था। उनके अपने 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 तर्क थे। प्राज्ञवादी का कहते थे कि भारतीय संस्कृति, दर्शन, धर्म भारतीय भाषाओं में सुरक्षित है, अतः भारत में अपना सम्राट सुरक्षित खोज में विरोध कोई खतरा नहीं होगा। सुरक्षित खोज में विरोध कोई खतरा नहीं होगा, विरोध का कोई खतरा नहीं होगा। लॉर्ड मैकाले ने निस्संदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका कथन है जनसमूह में शिक्षा उच्च वर्ग से छानकर पहुंचे, बूंद बूंद करके लाभदायक शिक्षा नीचे की ओर बढ़े, जिससे वह कुछ समय से चौड़ी एवं विशाल धाराओं में बदलकर सूखे क्षेत्रों में संचित हो। ठीक, तो इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। आयरलैंड का घोषणा पत्र तो 1839। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है। ठीक, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। ठीक है, 2 नंबर में उसने प्राच्य विवाद को समाप्त कर दिया। ठीक, इन्हें प्राच्यवादियों को शिक्षा का व्यय हेतु धनराशि में वृद्धि कर दी। योग्य अध्यापकों को उचित वेतन दिया जाए। संस्कृत व अरबी भाषा का व्यय होने के बाद जो धनराशि बचे उसे अंग्रेजों पर खर्च किया जाए। अंग्रेजों पर खर्च किया जाए। ठीक, ये था आयरलैंड का घोषणा पत्र। ठीक है, इतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जितना पूछा जाए उतना आप लिख सकते हो। ये सब पढ़ लोगे तो आप बहुत लाभ होगा इसका। वुड का घोषणा पत्र क्या था? वुड का घोषणा पत्र तो था, ये सन 1954 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रमुख होगा। प्रधान के रूप में चार्ल्स वुड ने भारतीयों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा नीति को बनाया था। अपनी नवीन लक्ष्यों के कारण इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसका विस्तार अनुच्छेद कितने में? अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कितने में? अनुच्छेद इसके 100 में इसका विस्तार है। ठीक है, 100 में इसका विस्तार है। ठीक है, और उसकी कभी कभी फुल डेट पूछ ली जाती है, तो इसका होता है 19 जुलाई 1954। फुल डेट भी इसकी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं 19 जुलाई। ये मैग्ना कार्टा को भी कह सकते हैं, मैग्ना कार्टा को ही परमादेश भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा को परमादेश भी कह सकते हैं। ठीक, कहते हैं परमादेश भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा को ही परमादेश भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? 1954 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान के रूप में चार्ल्स वुड ने भारतीयों की शैक्षिक शिक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा नीति को बनाया। अपनी नवीन लक्ष्यों के कारण इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा या परमादेश कहा जाता है। ठीक है,
और जाके देखें पॉइंट क्या है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। प्रमुख, इसकी प्रमुख बातें देख लेते हैं। प्रमुख बातें क्या है? शिक्षा का मकसद था अंग्रेजी साहित्य एवं प्राच्य ज्ञान का प्रसार करना था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा का शिक्षा अंग्रेजी एवं देसी भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात। जो शिक्षा थी अंग्रेजी और देसी भाषाओं में, मतलब जो मातृभाषा हो उसके में दी देनी चाहिए, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा हो। तीसरा पॉइंट, पाठ्यक्रम में भारतीय साहित्य तथा संस्कृति का भी आवश्यक स्थान दिया जाए, बिल्कुल सही बात है। चौथा पॉइंट क्या है? शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, ठीक, आवश्यकता नहीं व्यवस्था हो। विद्यार्थी ना सॉरी यहाँ पे विद्यालय गलत टाइप हो गया, विद्यालय प्रबंधक के लिए सहायता अनुदान मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात। उच्च शिक्षा के लिए विद्यालय स्थापित हों। और सातवां पॉइंट, व्यावसायिक स्तरीय शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। आठवां पॉइंट है जन शिक्षा के विभाग की स्थापना की जाए, जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। तो इसकी थी ये मेन मुख्य बातें। तो इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, ये देते हैं मेटा, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका ले लो पॉइंट, इसका एक की पॉइंट और लिख लो, तो लिखना चाहो लिख लो, ये वाला लिख लो। विद्यालयों की महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए तथा महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए स्कूल चलाने वाली संस्थाओं को उचित अनुदान दिया जाए। ये पॉइंट आप लिख सकते, ये पॉइंट लिख सकते। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए तथा महिलाओं के लिए स्कूल चलाने के वाली संस्थाओं को उचित अनुदान दिया जाए, ठीक, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। हंटर कमीशन, इसके बारे में बात करते हैं। हंटर कमीशन की बात करते हैं। हंटर कमीशन, ठीक, लॉर्ड रिपन शिक्षण सुधारों में के मूल्यांकन के लिए प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। इसे प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग है, ठीक, आयोग भी कहा जाता है, ठीक। इसके अध्यक्ष विलियम हंटर थे, ठीक। हंटर का मत था विदेशी पाठशालाएं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकती है, बिल्कुल सही बात। देसी पाठशालाएं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकती हैं, ये इनका उद्देश्य था, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था, लिख लेते हैं। गठन कब हुआ था, गठन लिख लेते हैं। गठन कब हुआ था इसका? गठन हुआ था 3 फरवरी 1882। इसका गठन कब हुआ था? 3 फरवरी 1882 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। और सुझाव कब आया था? सुझाव में गठन हुआ था, और इसमें कुल लगभग उपनाम भी नाम से भी जानते हैं इसे, उपनाम। जैसे उपनाम इसका क्या था? हंटर कमीशन का उपनाम, हंटर कमीशन का उपनाम उपनाम क्या था इसका? उपनाम देख लेते हैं, उपनाम भी थे, उपनाम भूल लिए जाते हैं। तो नंबर 1 उपनाम हमारा हो जाएगा इसमें भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग,
दूसरा नाम हमारा इसका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा भारत का पहला शिक्षा आयोग। भारत का पहला शिक्षा आयोग। इसके उपनाम क्या है भैया, उपनाम देख लो, उपनाम क्या है, पहला था भारतीय शिक्षा आयोग, दूसरा उपनाम था भारत का पहला शिक्षा आयोग। ठीक, ये इसका उपनाम था, ये आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो। इसकी कुछ बातें देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बातें क्या है, और इसमें एक और देख लेते हैं। ये था, इसमें कुल सदस्य कितने, लगभग सदस्य कितने थे, मेन पॉइंट, कुल सदस्य कितने थे, कुल सदस्य इसमें कितने थे, कुल सदस्य थे में 20 सदस्य थे इसमें कुल। ठीक, जिसमें भारतीय कितने थे, इसमें मतलब हंटर कमीशन में कितने थे, 6 भारतीय सदस्य थे। ठीक, भारतीय सदस्य कितने थे, 6 भारतीय सदस्य थे। ये की पॉइंट है, भारतीय सदस्य कितने थे, 6 भारतीय सदस्य, ये आप नोट कर सकते हो। ठीक है, इसकी आप देखेंगे प्रमुख बातें क्या, इसकी प्रमुख बातें देख लेते हैं। प्रथम बात, प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या, प्राथमिक शिक्षा में देसी भाषा में हो, मतलब देसी भाषा मतलब क्षेत्रीय भाषा में, देसी भाषा मतलब क्षेत्रीय भाषा, देसी भाषा मतलब क्षेत्रीय भाषा। ठीक, क्षेत्रीय भाषा में हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या, शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए। बिल्कुल जहाँ इलाका मतलब शिक्षा का नाम हो वहाँ पे स्थापित किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित ना किया जाए, मतलब प्रोत्साहित ना किया जाए। पांचवा, बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम व निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था हो, कोई शुल्क ना होना चाहिए। अनुदान सहायता छात्र शिक्षक की संख्या आवश्यकता के अनुपात में दिया जाए। ठीक है, सातवां पॉइंट, देसी शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन ना करके पूर्ववत चलने दिया जाए, और उसका चलने दिया जाए। तो इसका आप इसमें छोड़ लो, इसका एक की पॉइंट लिख लेते हैं, सबसे बड़ा की पॉइंट, शिक्षा नोट करके लिख सकते हो, जो शिक्षा है, शिक्षा दोनों वर्गों के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जरूरी है, दोनों वर्गों के लिए शिक्षा, दोनों वर्गों के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जरूरी है, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जरूरी है। और लिख सकते हैं, इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं, सरकारी स्कूलों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। सरकारी स्कूलों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरकारी स्कूलों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। ठीक, और एक पॉइंट और लिख ले, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखना चाहो एक पॉइंट और लिख लो, भारत की शिक्षा की बागडोर कर्तव्य
कतिब ईसाई मिशनरियों पर ना छोड़ा जाए। ठीक, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, भारत की शिक्षा की बागडोर कतई मतलब ईसाइयों की मिशनरियों पर ना छोड़ा जाए। तो ये इसके की पॉइंट से आप लिख सकते हो। ठीक, और एक पॉइंट और लिखना चाहो लिख सकते हो, एक पॉइंट और लिखना चाहो लिख सकते हो। इसमें लिख सकते हो पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जातियों की शिक्षा के विषय प्रदान किए जाएं। पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति की शिक्षा के विशेष प्रदान किए। ठीक, इसी विशेषता में ये पॉइंट आप लिख सकते हो। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है। अब देखते हैं खोखले विधेयक 1911। खोखले विधेयक 1911 पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा के प्रति सरकार की निष्क्रियता को देखते हुए श्री गोपाल कृष्ण खोखले ने 1911 में एक ऐतिहासिक विधेयक प्रस्तुत किया था। ठीक है ना, एक ऐतिहासिक विधेयक प्रस्तुत किया था। इसमें क्या कहा गया था, इसका पॉइंट देखते हैं। इसमें कहा गया था जो 1911 से पहले बागडोर किसके हाथों में थी, इसकी बागडोर थी महाराजा शिवाजी के बागडोर हाथों में थी, जो शिक्षा अनिवार्य थी। गोपाल कृष्ण खोखले ने, फुल डेट भी पूछ दी जाती है, इसका प्रभावित होकर गोपाल कृष्ण खोखले ने 16 मार्च 1911 को केंद्रीय फुल डेट भी पूछ दी थी, कब प्रस्तुत किया था, 16 मार्च 1911 को। फुल डेट भी इसी पूछ ली जाती है। ठीक है, इनमें क्या था कि इसमें इन्होंने प्रस्तुत किया था, इन्होंने किया था 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। 6 से 10 वर्ष तक, खाली 6 से 10 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ठीक, ये प्रस्ताव 13 के मुकाबले 38 मतों में हारा था। ठीक, ये हार भी गया था एक बार, तो इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। इसकी विशेषताएं क्या, मैं विशेषता देख लें। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाए। ठीक, दूसरा, कम मासिक आय वाले मतलब जो गरीब है व्यक्ति, गरीब आय वाले माता पिता के बच्चों से शुल्क ना लिया जाए। मतलब जो गरीब हैं बच्चे, जिनके बच्चों के मम्मी पापा गरीब हैं, उन पर कोई शुल्क ना लिया जाए। स्थानीय संस्थाएं ही प्राथमिक शिक्षा को कुशलतापूर्वक संचालन कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। स्थानीय संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिए कर लगा सकती हैं। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था क्रमशः बालकों को फिर बालिकाओं के लिए हो, पहले हो बालकों के लिए फिर हो बालिकाओं के लिए। सरकार खोखले के विचार को समय से पहले मानती थी, इसलिए इसे विधेयक को अस्वीकृत कर दिया था। ठीक है, अस्वीकृत किया, सरकार ने इसे माना ही नहीं था। तो इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, समय से पहले इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। अब पर हार्डिंग समिति 1929, इसके अध्यक्ष सर फिलिप्स हार्डिंग थे। ठीक, इन्होंने निम्नलिखित बातें दी थी। पहली बात क्या थी, देश में प्राथमिक शिक्षा पर कार्य तो हुआ है, पर प्रगति को संतोषजनक नहीं कहा जा सके। ठीक, अभी अवरोधन प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है। नंबर 3, प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 वर्ष की हो। पाठ्यक्रम को जीवन उपयोगी बनाया जाए। विद्यालय सत्र में
सत्र व अवकाश स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो। शिक्षकों के वेतन तथा योग्यता में सुधार की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत हो। माध्यम एवं उच्च शिक्षा जो है, जो कितनी हो, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा कैसी होनी चाहिए, गुणात्मक होनी चाहिए। 8वां पॉइंट, उच्च स्तर पर पुस्तकालय एवं व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। तो ये इसके विशेषता थी, मेन बात है। तो ये आप इसका ले लो, आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। अब हम पढ़ रहे हैं आगे, क्या पढ़ेंगे, बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा क्या है, बेसिक शिक्षा पढ़ते हैं। बेसिक शिक्षा में क्या है, महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता एवं मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जिस योजना का प्रारूप तैयार किया उसे बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा कहा जाता है। 22 अक्टूबर 1837 को वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बेसिक शिक्षा की आधारशिला रखी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, ये 2 नंबर में पूछा जाता है, ये 2 नंबर में पूछा जाता है, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। इस पर और थोड़े पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक, इसका प्रतिपादन किसने किया था, प्रतिपादन तो पता ही है, प्रतिपादन किसने किया था, प्रतिपादक कौन थे, गांधी जी। कौन थे, गांधी जी थे। ठीक, गांधी जी थे। उपनाम इसे क्या, उपनाम भी दे सकते, उपनाम क्या था, उपनाम दे सकते हैं, बुनियादी आधार, या उपनाम आधारभूत शिक्षा, उपनाम आधारभूत शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, इसका उपनाम आधारभूत शिक्षा। योजना कौन सी थी, या वर्धा योजना कह सकते हैं, वर्धा योजना, ये से वर्धा योजना भी कह सकते हैं। ठीक है, ये से वर्धा योजना भी कह सकते हैं। गांधी जी का विचार क्या था, विचार के बारे में बात कर लेते हैं, एक पॉइंट विचार कर लेते हैं। विचार गांधी जी के विचार प्रस्तुत करने के बाद गांधी जी के विचार प्रस्तुत करने के बाद जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य जाकिर हुसैन ने 1837 तथा 1937 से 1938 में इस योजना पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रस्तुत किया। तो ये था इसका पॉइंट, आप लिख सकते हो।
ये पॉइंट आप लिख सकते हो गांधी जी के विचार में, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। विचार क्या था गांधी जी ने गांधी जी के विचार प्रस्तुत करने के बाद जामिया मिलियम विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य जाकिर हुसैन ने 1937 से 1938 में इस योजना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। ठीक, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। इसकी मैंने बातें क्या, खास बातें देख लेते हैं। इसकी खास बातें क्या, शिक्षा जो है मातृभाषा में दी जाए, बिल्कुल सही बात। शिक्षा का जीवन से संबंध हो, बिल्कुल सही बात। शिक्षा हस्तकला पर आधारित ही तकनीकी, ताकि बच्चों के श्रम के प्रति आदर और भाव जागृत हो। ठीक, शिक्षा 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क हो। 5वां पाठ्यक्रम से गठित सामाजिक विषय कृषि, कटाई बुनाई के विज्ञान, भारतीय भाषा एवं कला शामिल हो। 6 पॉइंट का शिक्षण क्रियात्मक एवं सह संबंध विधि पर आधारित हो, बिल्कुल सही। गांधी जी ने क्या बोला था, यदि मुझसे कोई भी पूछे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो मैं उत्तर दूंगा शिक्षा चरित्र का विकास है। शिक्षा जो है चरित्र का विकास है। गांधी जी का मुख्य उद्देश्य क्या, मेन उद्देश्य क्या बोला था उन्होंने, यदि हमसे कोई पूछेगा कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है, तो हम कहेंगे चरित्र का विकास। क्या कहेंगे, चरित्र का विकास। और पॉइंट है हमारे पास, और विकास है, देख लेते हैं। और नहीं है, एक गांधी जी का और कथन है, और देखते हैं गांधी जी का और एक कथन देख लेते हैं। गांधी जी शिक्षा की भाषा का परिभाषा क्या दी थी गांधी जी का एक परिभाषा देखते हैं। गांधी जी ने क्या बोला था, शिक्षा से हमारा तात्पर्य, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य शरीर मन और आत्मा के षड्विक विकास है। तो ये आप ये लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में। ठीक है, ये लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में। तो ये थी हमारी आज की क्लास, कैसी क्लास लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भैया। ये हमारी यूनिट खत्म हो चुकी है। कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये आप ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको इसका लाभ मिल जाए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।